हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अधिगम के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अधिगम के स्थानांतरण। परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रश्न कई बार से लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, जब तक उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, जब तक वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी वीडियो अगर आप क्लिक करते हैं तो उसे पूरा देखें। आइए इसी बात पर शुरू करते हैं। मनोविज्ञान अधिगम के स्थानांतरण। वेलकम टू बीके स्टडीज। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे पास बीके स्टडीज़ का यूट्यूब चैनल, बीके स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल, बीके स्टडीज़ का पेज और बाकी सारी फैसिलिटी हैं आप तक नोट प्रोवाइड कराने के लिए, और बीके स्टडीज़ की मोबाइल ऐप जिसे आप bkstudy.com जाएंगे, वेबसाइट से क्लिक कर सकते हैं। आइए, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अधिगम के स्थानांतरण। तो देखिए, अर्थ सजीवी क्रिया। देखिए यहाँ पर इसे सही कर लेंगे, सजीवी क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। इसे पढ़ेंगे क्या? सजीवी क्रिया। इसे पढ़ना है आपको, सजीवी क्रिया या सजीवों द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं सजीवी क्रिया, या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। अब देखिए, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा है कॉल सैनिक की। कॉल सैनिक ने क्या कहा था? शिक्षा के स्थानांतरण से आज से एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता और अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यानी आपके पास जो एक परिस्थिति में नॉलेज है, उसका उपयोग आप आने वाली परिस्थिति में कैसे करेंगे। सोरेनसन, प्रोफेसर सोरेनसन क्या कहते हैं? स्थानांतरण एक परिस्थिति में किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। क्या करता है? स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। देखिए कैसे। अधिगम स्थानांतरण के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? पहला, स्थायी सीखना। स्थायी यहां पर इसे कर लेंगे सीखना, स्थायी सीखना, ठीक, यानी कि परमानेंट लर्निंग। एक वो चीज जो हम कोई चीज याद करते हैं या कोई भी काम करते हैं और वो हम एक बार करते हैं और हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, तो वो कहलाता है परमानेंट लर्निंग। फिर है स्थिति का चयन, सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। स्थिति के अकॉर्डिंग, अब कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या करना है। जैसे अगर कोई वस्तु गर्म है, तो क्या गर्म वस्तु पर अगर एक बार आप जल जाते हो तो दूसरी बार में क्या उस पर हाथ लगाओगे? नहीं। पहले परिस्थिति का कि गर्म तो नहीं है, तो उस पर हाथ तभी लगाओगे जब वो ठंडी हो जाएगी। तो परिस्थिति, और स्थायी से क्या है, एक बार अगर कोई चीज से घटना घट जाती है तो हम उसे दोबारा नहीं करते, हम सबक सीख चुके होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक। तीसरा है प्रभाव, कि उस घटना का क्या प्रभाव रहा या क्या इफेक्ट रहा। तो देखिए, इसी आधार पर हमने अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आगे की स्थिति में सहायक होता है या काम आता है, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव। तो उसे सकारात्मक, देखिए एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक होता है, उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेता है, वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेता है। बेसिक चीज क्या होती है, उसको जब वो इंग्लिश की टाइपिंग सीख रहा होता है तो उसकी फिंगर प्लेसमेंट और फिंगर को रन करना, वो चलाना सीख जाता है, जिस कारण वो अगली जो टाइपिंग सीखेगा जल्दी सीखेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक साइकिल चलाने वाला बालक
ज़्यादा साइकिल चलाई होगी तो फिर वो मोटरसाइकिल भी आसानी से सीख जाता है। कारण कि वो हैंडल को साधना, 2 पहियों पर गाड़ी को बैलेंस करना सीख चुका होता है, जिसके कारण पिछला अधिगम अगले अधिगम में जब काम आने लगे तो उसे कह देते हैं सकारात्मक अधिगम। अब आता है नकारात्मक अधिगम, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक विषय का या कौशल अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधा, जब कोई एक ज्ञान सीखा हुआ दूसरे में बाधा पहुंचाए तो उसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण क्या है ये? जब पहले प्रकार से सीखी गई कोई चीज दूसरे प्रकार से सीखे जाने वाली किसी चीज से दुष्प्रभावित होने लगे या बदलने लगे तो इस स्थिति को पूर्वलक्षी या नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दूसरे पाठ को याद, जो आजकल सारे बच्चों की समस्या है, दूसरे पाठ को याद कर लेने के बाद पहले याद किया गया पाठ भूलने लगते हैं। पहले याद किया हुआ पाठ क्या करते हैं? भूलने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे अमेरिका में होती है लेफ्ट हैंड, अमेरिका में कौन सी होती है? अपने यहाँ कौन सी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है? अमेरिका में राइट हैंड ड्राइविंग है। तो जिस कारण अगर वहाँ का व्यक्ति यहाँ गाड़ी चलाएगा, वहाँ का व्यक्ति अगर यहाँ पर गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? तो उसे दिक्कत आएगी, यानी उसको वहाँ राइट में चलाने की आदत होगी तो वो यहाँ लेफ्ट में चलाएगा, तो वो जो पीछे का ज्ञान है वो उसे यहाँ पर बाधा पहुँचाएगा। अब आता है प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले प्रकार की सीखी गई कोई चीज दूसरी प्रकार की जाने वाली किसी चीज पर बुरा प्रभाव डालने लगे या बाधा उत्पन्न करने लगे तो इस स्थिति को प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पहले याद की गई कविता के बाद दूसरी कविता को याद करने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे अब आपने कोई पोयम याद कर रखी है, लेकिन जैसे ही पोयम याद करी पता चला कि जो दूसरी पोयम याद कर रहे हैं तो पुरानी पोयम की लाइन है उसमें ऐड कर दी, तो ये मिक्सअप हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में आपने दूसरा चैप्टर ऐड कर दिया, तो जो क्वेश्चन की मिक्सिंग होती है वो ही आपका क्या कहलाता है? प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। अब आता है क्षैतिजीय स्थानांतरण या लैटरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये भी दो तरीके का होता है, हम उन दोनों को भी अलग, ये होता है पार्श्विक और द्विपार्श्विक, लेकिन हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य किसी की जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो इसे क्षैतिज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पर मैंने ज्ञान लिया वो आगे मेरे काम आए, जैसे कक्षा 10 का एक विद्यार्थी गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान में के अध्ययन में सहायक होना। अब देखिए गणित अगर उसने सीख रखी है तो भौतिक में जो न्यूमेरिकल होंगे वो क्या करेगा? उसकी मदद करेंगे। तो इसको हम सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण करेंगे। क्या कहेंगे? सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। इसके विपरीत एक विषय का कौशल जब दूसरे विषय के कौशल में बाधा उत्पन्न करे तो उसे नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे अब अगर किसी बच्चे को गणित पढ़ा दी, अब गणित पढ़ने से उसका साहित्य तो तैयार नहीं हो जाएगा, यानी उसको साहित्य से प्रॉब्लम है शायद। अब मान लो उसको वाणिज्य दे दी, कॉमर्स दे दी, तो कॉमर्स में उसके काम ना आए, तो ये कैसा कहलाता है स्थानांतरण? ये कहलाता है क्षैतिज या लैटरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में काम करे तो सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण, ना करे तो नकारात्मक। अब आता है अनुलंबीय या वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यह इस प्रकार का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होता है। एक स्थिति में अर्जित किया ज्ञान अथवा कौशल संबंधी ज्ञान अन्य कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो, इस स्थिति को अनुलंबीय सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, तो देखें वर्टिकल में क्या हो रहा था? वर्टिकल ये वाला जो लाइन थी ये तो थी आपकी कौन सी? क्षैतिज। और ये जो लाइन कहलाती है ये कहलाती है वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब है लंबवत, यानी ज्ञान
एक सीधे स्तर पर एक ग्राफ के तौर पर बढ़ता है और यहाँ पर एक स्थिर अवस्था में चलता रहता है। आइए बात करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित में अर्जित करने में सहायक हो। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये अनुलंबीय कैसे है कि एक के ऊपर एक सीढ़ी बनती चली जा रही है। अब देखिए क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका स्टेप क्या है, इसका अगर ये ऐसे चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर कक्षा 8 है, यहाँ पर कक्षा 10 है, तो यहाँ पर क्या होगी कक्षा 12। अब सोचो जो 8 में ज्ञान अर्जित किया गणित में वो 10 में भी काम आएगा और 10 का ज्ञान जो है वो 12 में भी काम आएगा। तो ये कहलाएगा आपका वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर बौद्धिक स्तर कम होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा और यहाँ और ज़्यादा होगा, यानी तार्किक शक्ति यहाँ पर बहुत तीक्ष्ण हो चुकी होगी। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट कि इसके विपरीत एक स्थिति से संबंधित ज्ञान या कौशल जब अगली स्थिति में ज्ञान अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अनुलंबीय नकारात्मक। जैसे अब नकारात्मक क्यों, अब ये ज्ञान चल रहा है, अब सपोज करो कक्षा 8 का साहित्य पढ़ लिया, अब ये कक्षा 8 का साहित्य है और यहाँ पर कक्षा 12 का साहित्य है। क्या ये कक्षा 8 का साहित्य कक्षा 12 के साहित्य में मदद करेगा? नहीं, अवरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज दी जाती है और यहाँ साहित्य अलग विषय है। तो जहाँ बाधा उत्पन्न हो वो कौन सा हो जाएगा? नकारात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्श्विक स्थानांतरण। देखिए पार्श्विक क्या होता है, देखिए पार्श्विक होता है पृष्ठ। अब देखिए ये है पृष्ठ, ये दो पृष्ठ कहलाएंगे तो ये पार्श्विक कहलाते हैं। देखिए ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट। देखिए जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधी कार्य कुशलता को आगे प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण करेंगे। जैसे दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करे। अब जैसे अब होता क्या है पार्श्विक स्थानांतरण, जैसे आप मान लीजिए एक बच्चे की हिंदी में राइटिंग बहुत सुंदर है लेकिन उसकी इंग्लिश की राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है, कारण कि वो हिंदी पर जो अल्फ़ाबेट है वो अलग है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो अलग है। अब हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं वो एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को कुछ अक्षर नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, कुछ अक्षर ऊपर की 3 लाइनों में, कुछ चारों लाइनों में और कुछ बीच की लाइन में लिखे जाते हैं। तो यहाँ दोनों का पैटर्न अलग है। अब जब उसे ये चीज़ नहीं मालूम होगी तो वो क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। ऐसे हिंदी लिखने वाले को संस्कृत लिखने में समस्या आएगी। अब आता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। देखिए द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या है, ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। सपोज पार्श्विक स्थानांतरण क्या है, देखिए अभी पार्श्विक को और क्लियर कर ले। जैसे सपोज अगर मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, मैं राइट हैंड से राइटिंग करता हूँ, अब मेरे हाथ में चोट लग जाती है। अब मेरे हाथ में जब चोट लगी तो मुझे परिस्थिति बस बाएं हाथ से लिखना शुरू करना पड़ा, या ये कह सकते हैं मैं दाएं हाथ से खाना खाता था तो परिस्थिति बस मुझे बाएं हाथ से खाना पड़ा। लेकिन अब जब मेरी चोट सही हो जाएगी तो मैं वापस क्या करूँगा, वापस अपना क्या करूँगा, अपने दाएं हाथ से खाने लगूंगा। लेकिन कभी कभी समस्या क्या आएगी, वो मुझे बाएं हाथ की आदत पड़ चुकी होगी तो मैं बायां हाथ भी यूज करने लगूंगा, तो जो बाधा उत्पन्न होगी वो पार्श्विक। अब देखिए द्विपार्श्विक में क्या है, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्य कुशलता दूसरी कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो द्विपार्श्विक। जैसे अब मान लीजिए मैंने लेफ्ट के साथ राइट से काम करना तो सीख लिया, अब मैं राइट से काम दोबारा करने लगा मगर लेफ्ट का काम करना भूला नहीं हूं। पार्श्विक में वो लेफ्ट का काम भूल जाता है लेकिन द्विपार्श्विक में वो लेफ्ट का काम नहीं भूलता। जैसे अगर एक बल्लेबाज दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है, दाएं हाथ से बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो परिस्थिति बस जब फील्डिंग की जमावट को देखते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह शॉट खेलता है, हालांकि उसने अभ्यास नहीं किया लेकिन बिना अभ्यास के बाएं हाथ के बल्लेबाजी की तरह खेलने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक। बढ़ते हैं आगे, शून्य या उदासीन अंतरण।
जब एक विषय में प्राप्त अनुभव किसी दूसरे विषय के सीखने में ना बाधा पहुंचाए ना ही सहायता पहुंचाए तो उसे क्या कहते हैं? शून्य। जैसे गणित, संस्कृत, कला और अंग्रेजी। गणित ना तो संस्कृत में मदद करेगी, ना संस्कृत कला में, और ना कला अंग्रेजी में। अब आएंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। देखिए स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत, तो प्राचीन सिद्धांत की अगर बात करें, सीखने के या स्थानांतरण के जो प्राचीन सिद्धांत में मानसिक शक्तियों को यानी कि मनोशक्तियों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और औपचारिक मानसिक परीक्षण के सिद्धांत संबंधित है, जिनमें मानसिक शक्तियाँ अवधान, स्मृति, कल्पना, तर्क, इच्छा। देखिए हम अवधान भी पढ़ेंगे, स्मृति भी पढ़ेंगे, कल्पना भी पढ़ेंगे, तर्क भी पढ़ेंगे और इच्छा भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्वभाव और चरित्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो अलग अलग चैप्टर बनाए, तो स्थानांतरण के जो प्राचीन सिद्धांत है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आता है स्थानांतरण का आधुनिक सिद्धांत। देखिए थर्नडाइक का सिद्धांत या समरूप तत्वों का सिद्धांत। थर्नडाइक ने सीखने के प्रयोग में पाया कि जब व्यक्ति संचित अनुभवों में से नवीन सीखने के लिए समूह तत्वों को छांट लेता है, यानी कोई भी ज्ञान छोटे छोटे तत्वों से वो छोटे छोटे स्टेप छांट लेता है, तो उनका प्रयोग शीघ्र कर लेता है, तो इसे समरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। छोटे छोटे कामों के रूप में वो छोटी छोटी चीज़ें सीख कर एक पूरा, जैसे आपको पूरा सिलेबस याद करना है तो आप क्या करते हैं, यूनिट वाइज चलते हैं। जैसे आप पहला यूनिट मनोविज्ञान, दूसरा यूनिट अधिगम, तीसरा यूनिट बुद्धि, तो ऐसे यूनिट वाइज चलते हैं, तो छोटे छोटे स्टेपों में क्या करते हैं, अनुभव के जरिए आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है जड़ का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। आपने सीखने में स्थानांतरण का प्रयोग किए और नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं, अपने विकास के साथ साथ विभिन्न अनुभव अर्जित करता है। ये अनुभव मिलकर एक निष्कर्ष निकालते हैं जिसे सिद्धांत कहते हैं। भविष्य में बालक इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग जीवन की समस्या सुलझाने में करता है। एक आता है बागले का सिद्धांत या आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत। सीखने में स्थानांतरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यीकरण व समान तत्वों के पीछे आदर्श मूल्य माने जाते हैं, जिसमें बालक के विकास के साथ साथ उनके आदर्श एवं मूल्यों का भी गठन होता है। अब आते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का शिक्षक। देखिए सीखने वाले की तैयारी, इसमें जो बच्चा सीखता है उसको भी तैयारी की जरूरत पड़ती है। उपयुक्त विधियों का प्रयोग, देखिए विधियां भी पढ़ाऊंगा मैं इसकी, अधिगम की विधियां, तो विधियों का प्रयोग, सामान्यीकरण का प्रशिक्षण, यानी जो सामान्यीकरण है उसका प्रशिक्षण, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समान तत्वों का चयन, यानी पूरे तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, और स्थानांतरण का अभ्यास, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम के पठार और अधिगम की कठिनाइयाँ। देखिए अधिगम के पठार और अधिगम में कठिनाइयाँ, यानी अधिगम की समस्या, अधिगम के विकार, उनको सबको पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ना कर भूलें। और जितना ज़्यादा आप लोग इन वीडियो को फैलाएंगे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो और बना। एक बात कमेंट बॉक्स में जाकर अपना व्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।